Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed, and today we are going to discuss our lecture number 12, that is related to chapter number 8. Students, last lecture में हमने इस चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद उसके जितने शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स को हम डिस्कस करेंगे. और आपके पेपर में वैसे तो एमसीक्यूज ही आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज से बेहतर चीज एक फिल इन द ब्लैंक्स है. अगर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो असल में फिल इन द ब्लैंक्स को ही कन्वर्ट करके एमसीक्यूज की शक्ल दी जाती है. तो फिल इन द ब्लैंक्स मुश्किल होते हैं, एमसीक्यूज आसान हैं. अगर आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस भी साथ कर लेंगे तो पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे. तो आज हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज में से चंद फिल इन द ब्लैंक्स और इसके अलावा चंद एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं. पहले फिल इन द ब्लैंक्स शुरू करते हैं. ये देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़नी है आपने. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इज कॉल्ड. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि हम कोई टास्क परफॉर्म कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको फिल इन द ब्लैंक की शक्ल दी गई है. और आपसे पूछा जा रहा है असल में ये डेफिनेशन किस चीज की है, किस टर्म से बिलोंग करती है. तो आप सब लोग जानते होंगे, पहला आर्टिकल आपने पढ़ा है, ये प्रोग्राम की डेफिनेशन है. आप लोग सी लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप क्यों लिखते हैं? ताकि आप किसी अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप लिख रहे हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपकी किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम प्रोग्राम कहते हैं. तो बेसिकली यहां पे हम क्या लिखेंगे? प्रोग्राम. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. एब्रीविएशन पूछा गया है. आंसी स्टैंड्स फॉर. अब ये असल में सी की हिस्ट्री जब आपने पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था सी का जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो किसने रिप्रेजेंट किया था? तो सी का स्टैंडर्ड वर्जन आंसी ने दिया था, जिसको आंसी सी कहते हैं. अब उस टॉपिक में आंसी का एब्रीविएशन भी लिखा हुआ. वो क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट. तो जब आप इसको टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहीं से आपको एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल जाते हैं. तो हम इसको रिप्रेजेंट कह सकते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. डैश प्लेसेस द .exe फाइल इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. ये हमने प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन बनाता है. स्टूडेंट्स, हम लोग जो फाइल बनाते हैं प्रोग्रामर्स, वो सोर्स फाइल होती है. कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में. ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स के साथ मर्ज करके एक थर्ड फाइल बनाता है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो एग्जीक्यूटेबल फाइल तो बनाता है लिंकर, लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा एग्जी फाइल कौन बना रहा. उसने पूछा कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो एग्जी फाइल को प्लेस करता है मेमोरी में ताकि उसे एग्जीक्यूट किया जाए. तो लिंकर जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, ये फाइल एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाती है जिसको लोडर कहते हैं, और लोडर इस फाइल को मेमोरी में प्लेस करता है, लोड करता है ताकि इसको एग्जीक्यूट किया जा सके. तो अब इस सेंटेंस की सेंस क्या बनेगी? आप इसको फिल करेंगे लोडर से. ये लोडर का काम है कि लोडर प्लेसेस द .exe फाइल इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. डैश आर द कमांड्स फॉर सी प्री प्रोसेसर. कि कौन सी कमांड्स हैं जो किसके लिए होती हैं? प्री प्रोसेसर के लिए. तो याद कीजिएगा, सी के बेसिक स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था. इसमें पहला पार्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को कब दी जाती हैं? बिफोर बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम.
तो प्री प्रोसेसर को जो कमांड्स दी जाती हैं उन कमांड्स को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो बेसिकली दीज आर द कमांड्स फॉर सी प्री प्रोसेसर। चंद क्वेश्चंस हमने ये डिस्कस किए, आइए अब फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपको मालूम है ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? ये वो साइन होता है जो स्टेटमेंट के एंड को शो करता है। ये बताता है कि स्टेटमेंट एंड हो गई है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। और अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन से साइन को कहते हैं। ये सेमीकोलन होता है जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक शॉर्टकट की पूछी है, डैश इज अ शॉर्टकट की टू कंपाइल अ प्रोग्राम। प्रोग्राम आपने क्या करना है? कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स इसका जवाब कंट्रोल F9 प्लेस कर देते हैं। कंट्रोल F9 एग्जीक्यूट या रन करने की शॉर्टकट की होती है। सिर्फ अगर आपने प्रोग्राम कंपाइल करना है तो कंपाइल करने के लिए जो की है वो Alt प्लस F9 होती है। इस की से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाएगा अगर प्रोग्राम एरर फ्री हुआ तो। अगर प्रोग्राम में कोई एरर हुए तो ये आपको कंपाइलेशन रोक देगा और सारे एरर्स प्रोवाइड कर देगा जिनको आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड इन डैश मॉड्यूल या मॉड्यूल्स। यानी वो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जो आपका प्रोग्राम है वो कितने मॉड्यूल्स की सूरत में अप्लाई किया जा सकता है। अब आप याद करें लैंग्वेजेस वाला क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक में एक प्रोग्राम मल्टीपल स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड होता है जिनको मॉड्यूल्स कहते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक में सिर्फ सिंगल मॉड्यूल होता है। तो चूंकि उसने स्ट्रक्चर्ड पूछा है तो कितने मॉड्यूल्स होंगे? मल्टीपल, एक से ज्यादा होंगे। तो मल्टीपल या मेनी मॉड्यूल्स की शक्ल में प्रोग्राम अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लैंग्वेज इज इक्विप्ड विद स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फीचर्स। स्टूडेंट्स, ऐसी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है जो बहुत अच्छे नेटवर्क फीचर्स रखती है, यानी उसके अंदर नेटवर्क प्रोग्रामिंग ज्यादा आसान होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ये हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स देखी थी और उसमें नेटवर्क फीचर्स कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़े थे? वो जावा थी। तो बेसिकली नेटवर्किंग सपोर्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज होती है? वो जावा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी लैंग्वेज इज अ मशीन डैश। सी लैंग्वेज मशीन क्या होती है? स्टूडेंट्स, मशीन से रिलेटेड दो ही तरह की प्रॉपर्टीज हैं। एक लैंग्वेज या तो मशीन डिपेंडेंट हो सकती है या वो मशीन इंडिपेंडेंट हो सकती है, यानी या तो यहां पे डिपेंडेंट का वर्ड आ सकता है या इंडिपेंडेंट आ सकता है। अब मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज तो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब चूंकि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज की प्रॉपर्टी मशीन डिपेंडेंट नहीं होती बल्कि क्या होती है? मशीन इंडिपेंडेंट। तो राइट ऑप्शन यहां पे मशीन इंडिपेंडेंट बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सी की हिस्ट्री से बनाया गया है। केन थॉमसन डेवलप्ड डैश लैंग्वेज। केन थॉमसन ने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी? स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने। और सी से पहले जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो बी लैंग्वेज थी। बी लैंग्वेज से ही सी का आइडिया लिया गया और केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो अगर डेनिस रिची होता तो उसके साथ वर्ड एसोसिएटेड होगा सी का, लेकिन अगर केन थॉमसन है तो इसने कौन सी लैंग्वेज डेवलप की थी? बी लैंग्वेज। तो इसके साथ वर्ड बी का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
टू व्यू आउटपुट स्क्रीन इन टर्बो सी एडिटर डैश की इज यूज्ड। आउटपुट आपने व्यू करनी है टर्बो सी एडिटर में, आउटपुट देखने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? स्टूडेंट्स, प्रोग्राम बनाते हुए हमने देखा था प्रोग्राम रन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F9, लेकिन जब आप कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, आउटपुट स्क्रीन आती है और आते साथ ही वो डिसअपियर हो जाएगी, वो स्टे नहीं करती। तो अगर आपने कंट्रोल F9 प्रेस किया, आउटपुट स्क्रीन आई, डिसअपियर हो गई, अब आप आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो कौन सी की इस काम में आपकी हेल्प करेगी? तो वो की है स्टूडेंट्स आउटपुट स्क्रीन देखने के लिए Alt प्लस F5, यानी आप Alt की प्रेस करेंगे, साथ F5 को प्रेस करेंगे, आउटपुट स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेडर फाइल्स आर लोकेटेड इन डैश सब फोल्डर। टर्बो सी के साथ जो हेडर फाइल्स आती हैं, stdio है, conio है, mac.h है, ये हेडर फाइल्स कहां मौजूद होंगी? अगर हम इन्हें देखना चाहें इनकी लोकेशन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, हेडर फाइल्स हमेशा लोकेटेड होती हैं इंक्लूड के सब फोल्डर में। जब आप टर्बो C++ का फोल्डर ओपन करते हैं उसमें एक इंक्लूड नाम का सब फोल्डर होता है, ये इंक्लूड सब फोल्डर के अंदर तमाम हेडर फाइल्स आपकी लोकेटेड होती हैं। तो जब भी लोकेशन पूछी जाए आप कौन से फोल्डर का नाम बताएंगे? इंक्लूड सब फोल्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, टर्बो C++ कैन कंपाइल। टर्बो C++ कौन से प्रोग्राम्स को कंपाइल कर सकती है? क्या उसमें सिर्फ C के प्रोग्राम्स कंपाइल हो सकते हैं? क्या सिर्फ C++ के प्रोग्राम्स कंपाइल हो सकते हैं? या ये C और C++ दोनों के प्रोग्राम्स कंपाइल कर सकती है? या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है? स्टूडेंट्स, टर्बो C++ जो है C के बाद आई थी, तो टर्बो C++ के प्रोग्राम तो कंपाइल कर ही सकती है, साथ वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए C के प्रोग्राम्स भी उसमें कंपाइल हो जाते हैं। तो टर्बो C++ का कंपाइलर C और C++ दोनों के प्रोग्राम्स कंपाइल करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, टर्बो C इज अ डैश लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? स्टूडेंट्स, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस में देखते हैं। क्या ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है? टर्बो C एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन अभी आपने फौरन डिसीजन पे जंप नहीं कर देना, हो सकता है अगली ऑप्शन में से भी कोई ठीक हो। तो आइए अगली ऑप्शन देखते हैं, क्या ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव का मतलब है अपर केस और लोअर केस का डिफरेंट होना। जो कमांड्स अपर केस में लिखी जाती हैं वो अपर में लिखी जाएंगी, जो लोअर केस में लिखी जाती हैं वो लोअर में लिखी जाएंगी। अगर आप कैपिटल वाली को स्मॉल या स्मॉल वाली को कैपिटल में कर देंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये भी C की एक प्रॉपर्टी है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। और इसी तरह C चूंकि एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो मशीन इंडिपेंडेंट होगी, ये भी ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन A, B और C तीनों ठीक हैं। तो मोस्ट सूटेबल या करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर D, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब है नीचे जो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसी है जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होगी वो जाहिरी बात है वो क्या होगी? लो लेवल लैंग्वेज होगी। इसका मतलब है आप ऑप्शंस देखते हैं, C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको छोड़ दें। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको छोड़ दें। बेसिक भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब कौन सी ऑप्शन बच गई? वो है असेंबली लैंग्वेज, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? दैट इज असेंबली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंबल्स और वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड। आपको मालूम है असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स या इंग्लिश वर्ड्स यूज हो सकते हैं जो जीरोस और वंस को रिप्लेस करते हैं। इन इंग्लिश वर्ड्स या सिंबल्स को असेंबली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? क्या इन्हें बाइनरी कोड्स कहेंगे, कैरेक्टर सेट कहेंगे, निमोनिक्स कहेंगे या एमनिमोनिक्स कहेंगे?
बेसिकली ये बाइनरी कोड्स तो नहीं होते, ना ही असेंबली लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट होते हैं। इसके बाद ये निमोनिक्स और ये निमोनिक्स, असल वर्ड ये नहीं है। असल वर्ड कौन सा है? जो एम से स्टार्ट हो रहा है और इसमें एम साइलेंट है। इसको बोला कैसे जाएगा? NEMONICS, एम इसमें साइलेंट है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो बनती है ये वाला निमोनिक्स। ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगी और ये भी डिस्कार्ड हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट्स देखिएगा इसकी। सी वॉज डिजाइन टू राइट प्रोग्राम्स फॉर, सी लैंग्वेज जब बनाई गई थी तो इसके अंदर जो प्रोग्राम डिजाइन किए गए थे वो किसके लिए डिजाइन किए गए थे? क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाने के लिए, यूनिक्स पर चलाने के लिए, सोलारिस पे, या ऑल ऑफ दीज, तमाम के लिए? याद कीजिएगा सी की जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो सी और यूनिक्स का एक कंपैरिजन देखा था। सी वॉज नेटिव ऑफ यूनिक्स, यानी सी के अंदर प्रोग्राम डेवलप होते थे जो यूनिक्स के ऊपर चलाए जाते थे। तो बेसिकली उस वक्त ना तो विंडोज थी ना सोलारिस था। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। .obj फाइल इज क्रिएटेड बाय, .obj फाइल कौन क्रिएट करता है? स्टूडेंट्स, .obj फाइल कौन सी फाइल होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट कोड होता है। तो ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन्स ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट फाइल कौन क्रिएट करता है? स्टूडेंट्स, कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है और ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। इसलिए कंपाइलर एक दुरुस्त ऑप्शन होगी। लोडर का काम तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करना है, इसलिए ये दुरुस्त जवाब नहीं है। इसी तरह लिंकर का काम एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करना है। अगर यहाँ .exe फाइल होती फिर लिंकर ठीक होता, इस वक्त लिंकर भी गलत जवाब होगा। और इंटरप्रेटर तो ऑब्जेक्ट फाइल बनाता ही नहीं है, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। इसलिए दुरुस्त जवाब सिर्फ क्या होगा? कंपाइलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19। void occupies how many bytes in memory? स्टूडेंट्स, void का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो void असल में मेमोरी में क्या ऑक्युपाई करेगा? कुछ भी नहीं। तो कितने बाइट्स होंगे? 0 बाइट। 1 2 3 क्या हो जाएंगे? इग्नोर। तो void occupies 0 बाइट इन मेमोरी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ सोर्स फाइल असाइंड बाय टर्बो C++ इज, कि जब आप टर्बो C++ के एडिटर में फाइल को सेव करते हैं अपने सोर्स प्रोग्राम को, तो टर्बो C++ बाय डिफॉल्ट उस फाइल की क्या एक्सटेंशन रखती है? स्टूडेंट, सवाल में ही इसका जवाब है। टर्बो C++ है, तो जब ये अपनी फाइल बनाएगी तो इसकी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन C++ की रखेगी। इसलिए दुरुस्त जवाब क्या होगा? .cpp इज द करेक्ट ऑप्शन। .c आपको चेंज करनी पड़ती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन ये नहीं है। .obj फाइल ऑब्जेक्ट फाइल कंपाइलर बनाता है और .exe फाइल लिंकर बनाता है। इसलिए सोर्स फाइल या तो .c होती है या .cpp होती है, और टर्बो C++ .c नहीं बनाएगी बल्कि .cpp फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन के तौर पर रखती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स की एग्जांपल इनमें से कौन सी है? स्टूडेंट्स, वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। मिसस्पेल्ड कीवर्ड, किसी कीवर्ड के स्पेलिंग का गलत होना, इसका ताल्लुक लॉजिकल एरर से नहीं है स्टूडेंट, ये सिंटैक्स एरर से बिलोंग करता है। इसलिए लॉजिकल एरर से तो ये ऑप्शन मैच नहीं करती। फिर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करना, ये रन टाइम एरर है, ये भी लॉजिकल में नहीं आता। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिएगा, वो है रॉन्ग मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये जाहिर बात है ना ये सिंटैक्स एरर होगा ना रन टाइम एरर, ये लॉजिकल एरर की एग्जांपल है। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की बिगिनिंग कहां से होती है, स्टार्ट कहां से होता है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से प्रोग्राम का आगाज होता है। स्टूडेंट, इसका जवाब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोग्राम की बिगिनिंग से पहले, स्टार्ट से पहले दी जाती हैं। प्रोग्राम का स्टार्ट कहां से होता है, मेन फंक्शन से होता है, और इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ सी प्रोग्राम, ये इसकी डेफिनेशन है। बिकॉज कंपाइलर स्टार्ट रीडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन, इसलिए बिगिनिंग में आता है। तो बिगिनिंग ना तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से होती है। डिलिमिटर्स क्या होते हैं, ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, इससे भी प्रोग्राम का आगाज नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी दुरुस्त तस्वर नहीं होगी। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर तो सेमीकोलन होता है जो स्टेटमेंट के एंड में लगता है, इसलिए ए, बी और डी इग्नोर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज अ करेक्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हुई हैं, इनमें से 3 गलत हैं, उनमें कोई ना कोई गलती है। एक ऑप्शन इसमें बिल्कुल दुरुस्त है, उसको हमने हाईलाइट करना है। अब देखते हैं। नंबर 1 देखिएगा, हैश इंक्लूड, ये तो ठीक है, लेकिन हेडर फाइल के नेम के इर्द गिर्द स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए, ये सिंटैक्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए एरर आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्मॉल ब्रैकेट्स। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, हैश इंक्लूड, ये ठीक है, लेकिन यहां पे भी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, हैश इंक्लूड stdio.h, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इंक्लूड में अगर आप देखें तो आई कैपिटल है, इस वजह से एक एरर जनरेट हो जाएगा, ये स्मॉल होना चाहिए था। अब पीछे एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज द राइट आंसर, हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h ग्रेटर देन, और ये दुरुस्त स्टेटमेंट तस्वर होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसमें स्टूडेंट्स 4 हैश डिफाइंड डायरेक्टिव लिखे हुए हैं, जिनमें से एक दुरुस्त तरीके से लिखा गया है, बाकी 3 में कोई ना कोई मिस्टेक है। आइए इनको देखते हैं। पहली ऑप्शन देखिएगा, हैश डिफाइन मैक्रो नेम मैक्रो वैल्यू, मैक्रो नेम और वैल्यू के दरमियान इक्वल टू का साइन है, जिसकी वजह से एरर जनरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैक्रो नेम और वैल्यू के दरमियान इक्वल टू का साइन नहीं आता, स्पेस आती है। यही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इसमें है, हैश डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14, यहां पे भी इक्वल टू का साइन है, और एंड में अगर आप देखें तो सेमीकोलन लगा हुआ है, इस वजह से ये 2 एरर्स हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड में सेमीकोलन नहीं आता, और मैक्रो नेम और वैल्यू के दरमियान इक्वल टू का साइन नहीं आता, ये एक एरर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, हैश डिफाइन पाई और 3.14, ये तो ठीक है, लेकिन डिफाइन में डी कैपिटल है, इसलिए एरर आ जाएगा, ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी देखें, हैश डिफाइन पहला पार्ट दुरुस्त है, पाई दूसरा पार्ट दुरुस्त है, वैल्यू तीसरा पार्ट, इसका मतलब है 3 पार्ट्स, तीनों के दरमियान सेपरेशन किससे आ रही है, स्पेस से, ये दुरुस्त ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश एरर्स अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कौन से एरर आते हैं, वो स्टूडेंट एक ही एरर है, वो है रन टाइम एरर। इनको एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आते हैं। सिंटेक्स एरर कौन से होते हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक से हों, इसलिए वो नहीं हो सकते। लॉजिकल एरर रॉन्ग लॉजिक को शो करते हैं, और कंपाइलर या कंप्यूटर इनकी निशानदेही नहीं करता, इसलिए दुरुस्त जवाब सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज रन टाइम एरर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात की प्रैक्टिस की, और आज हमारा चैप्टर विद एक्सरसाइज वाइंड अप हुआ। उम्मीद है आपने इसको ध्यान से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।